वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ग्रिड प्रॉब्लम्स ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहां पे एक ग्रिड स्ट्रक्चर दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द रिजल्टेंट ऑफ 4 सिस्टम शोन इन फिगर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे जो ग्रिड दिया है उसका डायमेंशन क्या दिया है, देखो यहां पे जो देखो यहां पे लिखा है 10 और 10 mm और 10 mm। इसका मतलब ये है कि ये जो हर एक बॉक्स है ये 10 mm बाय 10 mm का है और ये 5 बाय 4 का ग्रिड दिया है। देखो इधर 5 बॉक्स है, इधर 4 बॉक्स है। इट मींस ये 5 बाय 4 का ग्रिड है और यहां टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं। 2 किलोन्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स है, 2.5 किलोन्यूटन का फोर्स है, देन ये 5 किलोन्यूटन का फोर्स है और ये 1.5 किलोन्यूटन का फोर्स है। और सभी के सभी जो फोर्सेस है वो किलो न्यूटन में दिए हैं। इट मींस हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, या तो किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन में ही सॉल्व करो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपके कॉलेज के लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करो, फिर आपको कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं तो आपने इसी फॉर्म में सॉल्व किए तो भी चलता है। तो क्या फाइंड आउट करना है फाइनली, अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द रिजल्टेंट। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय क्या स्टेप्स होती है, हम आपको पहले स्टेप्स यहां पे पूरी तरह से समझा देते हैं, किस तरह से हमें चलना है वो पूरा फॉर्मेट बता देते हैं। देन आफ्टर हम डायग्राम की तरफ आएंगे और यहां पे कुछ सॉल्व करेंगे। तो हमें फाइनली यहां पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सुनो, रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है, रिजल्टेंट को आर से शो करते हैं और ये फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इससे आपको रिजल्टेंट मिलता है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो ये पहले दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, देन आफ्टर हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, समझ में आया? ये मिल गया, ये मिल गया, तो फिर हम ये फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट आर मिल जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, अगर सिर्फ रिजल्टेंट बोला है इसका मतलब ये नहीं कि आर फाइंड आउट करके छोड़ देंगे, नहीं। अगर आपने सिर्फ आर फाइंड आउट करके छोड़ दिए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। ये जो आप आर फाइंड आउट करते हो ना, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आर फाइंड आउट करना यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। लेकिन आगे चल के हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन और पोजीशन भी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन के समय हमें रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना होता है कि रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइंड है। तो रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फार्मूला है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से जो है आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ये जो इसको ब्रैकेट के बजाय आप इसको डिटरमिनेंट में शो किए तो भी चलेगा। देखो ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलता है, माने रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। और फिर एट द लास्ट आपको रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना होता है। तो रिजल्टेंट का पोजीशन निकालते समय यहाँ पे 2 चीजें निकालना होता है। पहला होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। ग्रिड के प्रॉब्लम में स्पेशली, इसके पहले भी हमने सभी ग्रिड के प्रॉब्लम्स में आपको यही कहा था, ओनली ग्रिड के प्रॉब्लम्स में, वेरेग्नॉन थ्योरम के प्रॉब्लम्स में नहीं। वेरेग्नॉन थ्योरम के प्रॉब्लम में आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करना होता है, लेकिन ग्रिड के प्रॉब्लम्स में आपको एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऐसी 2 चीजें निकालना होता है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फार्मूला ये होता है समेशन ऑफ मोमेंट एट ओरिजिन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ये फार्मूले से आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलता है। और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो फार्मूला ये होता है, ये देखिए, ये फार्मूले से आपको वाई इंटरसेप्ट मिलता है। ठीक है, जो x इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे mm में आएगा क्योंकि mm में दिया हुआ है, और y इंटरसेप्ट भी यहाँ पे mm में आएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम x और y यहाँ पे निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? फाइनली पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने पूरा फॉर्मेट आपको बता दिए किस तरह से चलना है। सबसे पहला समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो,
दूसरा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालो, ये दोनों उठा के यहां पुट करो तो आर मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, ये दोनों उठा के यहां पुट करो तो आपको रिजल्टेंट का एंगल थीटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखो क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, मोमेंट समेशन ऑफ एम ओ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मोमेंट अगर आपका क्लियर है, अगर आपका मोमेंट का आंसर सही है तो ही आपका एक्स एंड वाई सही होगा। तो मोमेंट फाइंड आउट करते समय जरा आप ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रिड के प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट इसलिए होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मोमेंट। बाकी ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के वजह से ही प्रॉब्लम्स टफ हो जाते हैं, क्योंकि मोमेंट में ही जनरली कंफ्यूजन होता है कौन सा फोर्स जीरो होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर है नहीं है, उसी में कंफ्यूजन होता है। और असली दिक्कत वही होने की वजह से ये जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट लगता है। बाकी ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ये मोमेंट, तो इसी की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो फाइनली हम सॉल्व करें, अब स्टार्ट करें। चलो अब आते हैं ग्रिड की तरफ। तो हमने आपको कहा था कि फॉर्मेट बताने के बाद ग्रिड की तरफ आएंगे। तो देखो ग्रिड में हमने जैसा कहा यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं, सभी के सभी किलो न्यूटन में है। तो क्या करो, चारों फोर्सेस चेक करो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, वर्टिकल फोर्स कौन सा है, इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है। तो अगर हम यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, इनमें से कोई भी 4 में से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है, चारों के चारों इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड है तो क्या करना, अगर सभी के सभी इंक्लाइंड है तो सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल फाइंड आउट करके उनको रिजॉल्व करो। इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद ही आप ये सब स्टेप्स कर पाओगे। इंक्लाइंड फोर्स का डायरेक्टली समेशन नहीं होता, उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना होता है, यानी उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, उनको रिजॉल्व करना होता है। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व किया जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उनका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे अलग अलग वे से रिजॉल्व किया जाता है। चलो फिलहाल यहाँ पे 4 इंक्लाइंड फोर्सेस है, चारों का एंगल हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। देखो एंगल क्या लेना ये चॉइस आपकी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे θ1, θ2, θ3 एंड θ4, ऐसा हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे। तो देखो ये जो 2.5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है पहला, इसका एंगल हम ले लेंगे यहाँ पे θ1, ठीक है। ये जो 5 किलो न्यूटन है इसका हम एंगल ले लेंगे θ2, ठीक है। ये जो 2.5 है इसका एंगल हम यहां ले लेंगे θ3, और ये जो 1.5 है इसका एंगल हम यहां ले लेंगे θ4, ठीक है। आप नंबरिंग कोई भी स्टाइल से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको θ1 बोलो, चाहे तो इसका θ1 बोलो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला अब हमारा काम है θ1, θ2, θ3, θ4 फाइंड आउट करना, क्योंकि ये फाइंड आउट होने के बाद ही हम इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इनका ये सब एंगल फाइंड आउट करना। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर में हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले θ1, तो अगर θ1 फाइंड आउट करना है तो θ1 के लिए क्या रहेगा, देखो θ1 यहां निकालते हैं। तो आपको ट्रायंगल तैयार करना रहेगा, और ट्रायंगल में अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट करके आपको एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे θ1 के लिए, देखो ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरह से देखो ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा देखो ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में θ1 निकालना है, तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड हो गया 10, एडजेसेंट साइड हो गया 10। देखो ये है 10 और ये है 10, इसका मतलब अपोजिट एडजेसेंट पता है, तो हम यहाँ पे θ1 निकालने के लिए एंगल θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 10/10। तो ये θ1 हमें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो θ1 हमें मिल गया, θ1 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, चलो θ2 के तरफ चलते हैं। θ2 यानी ये एंगल, तो अगर आपको θ2 निकालना है तो ट्रायंगल ऐसा तैयार करो, देखो ये इस तरह से, ये उल्टा है, ठीक है। ये देखो ये ट्रायंगल, हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ये देखिए ऐसा, ये इस तरह का ट्रायंगल है। θ2 अगर आपको निकालना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड यानी 3 बॉक्स यानी 30, एंड ये एडजेसेंट साइड यानी 4 बॉक्स यानी 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 30/40,
तो ये थीटा 2 हमें मिल जाएगा 36.869 डिग्री थीटा 2 हमें मिल गया, यानी हमने ये एंगल निकाल लिए। देखो ये अपोजिट ये एडजेसेंट 30/40 tan इनवर्स ऑफ 30/40 कर लो तो ये एंगल आएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना तो ही करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपका कैलकुलेटर अगर दूसरे कोई मोड में है तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो डिग्री मोड में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। तो थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया। चलो थीटा 3 की अगर बात करें, थीटा 3 यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे स्लोप दिया है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप का काम होता है ओनली टू फाइंड द एंगल, स्लोप से एंगल फाइंड आउट करना होता है, बाकी ये स्लोप का और कोई काम नहीं है। तो ये स्लोप के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा 3 इसके लिए अपोजिट साइड है 3 एंड एडजेसेंट साइड है 4। सो ये थीटा 3 इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 3/4। तो ये थीटा 3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी 36.869 डिग्री का ही एंगल आएगा। तो हमें थीटा 3 भी यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और अब लास्ट एंगल है थीटा 4। चलो देखते हैं थीटा 4 के लिए किस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। तो देखो थीटा 4 के लिए ऐसा ट्रायंगल तैयार करेंगे, ये भी एक उल्टा ट्रायंगल है, देखो ऐसा। ये ट्रायंगल की अगर बात करें थीटा 4 के लिए, तो ये अपोजिट साइड, ठीक है ना, ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड ये है 10 mm एंड ये एडजेसेंट साइड यानी ये है 2 बॉक्स यानी 20 mm। सो थीटा 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10/20। तो हम यहीं पे लिखते हैं, देखो थीटा 4, एक मिनट यहां पे लिखते हैं, ठीक है। थीटा 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10/20। तो देखते हैं थीटा 4 ये क्या आता है, इसको थोड़ा सा हम रब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आंसर लिखना है थीटा 4 का। तो tan इनवर्स ऑफ 10/20 हम कर लेंगे कैलकुलेटर में, ये 10/20। तो ये आंसर आ चुका है 26.565 डिग्री का एंगल, ये हमें क्या मिल गया, थीटा 4 यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से हमने चारों इंक्लाइन फोर्सेस के एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब बाय यूजिंग दैट एंगल्स आपको ये सभी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये सभी इंक्लाइन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी इंक्लाइन फोर्सेस जो है सभी का डायरेक्शन चेक करो। सभी का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। इट मींस उसके सभी जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो भी आउटवर्ड रहेंगे। देखो यहाँ पे हम आउटवर्ड कंपोनेंट जो है वो शो कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक आउटवर्ड कंपोनेंट, ठीक है, इसका, और ये भी एक आउटवर्ड कंपोनेंट। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। उसी तरह से यहाँ पे भी हम शो करना चाहेंगे। देखो इधर भी एक शो करेंगे आउटवर्ड, और एक कंपोनेंट इधर हम शो करेंगे आउटवर्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी हम शो करेंगे सभी के कंपोनेंट्स एक आउटवर्ड, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से सभी के सभी जो कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ आउटवर्ड शो कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हम शो करेंगे, ठीक है। और सभी को हम रिजॉल्व करेंगे ग्रिड के बाहर। अगर ग्रिड के बाहर रिजॉल्व करना है तो ये देखिए, ये ग्रिड के बाहर रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको भी हम ग्रिड के बाहर रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। लेकिन देखो इसको हमने ग्रिड के अंदर रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको अंदर रिजॉल्व करना है तो भी चल जाएगा, अगर आपको बाहर रिजॉल्व करना है तो भी चल जाएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम ग्रिड के बाहर ही रिजॉल्व कर लेंगे। देखो ये 4 जो है वो ये पॉइंट से जा रहा है, तो हम यहीं पे इसको रिजॉल्व कर लेंगे। देखो ग्रिड के बाहर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो रिजोल्यूशन कहीं पे भी शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे रिजॉल्व कंपोनेंट्स जो है वो शो कर रहे हैं, तो इस तरह से, ओके। और अब देखो हम साइन कॉस हमें वो लिख लेना है। तो सभी का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी में रहेगा कॉस, एंड वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा सभी में साइन, ठीक है। यहाँ पे है थीटा 1, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 2 cos ऑफ थीटा 1 यानी 2 cos ऑफ 45। हम यहाँ पे एंगल लिख लेंगे 2 cos ऑफ 45 एंड वर्टिकल कंपोनेंट 2 sin ऑफ 45। तो इस तरह से ये 2 किलो न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। उसी तरह से यहाँ 2.5 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कॉस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा। एक मिनट, इसको ये 3 4 को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट इज 2.5 cos ऑफ थीटा 3 यानी 36.869 एंड वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 2.5 sin ऑफ
36.869। इस तरह से ये हमने 2.5 किलोन्यूटन को भी रिजॉल्व कर लिए। उसके बाद ये 5 किलोन्यूटन को भी रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cos ऑफ, इसको ऊपर लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 5 cos ऑफ 36.869 और ये 5 साइन ऑफ 36.869। इस तरह से ये 5 किलोन्यूटन को रिजॉल्व कर लिए। और अब ये लास्ट में ये 1.5 साइन ऑफ ये 26.565 होगा और ये 1.5 कॉस ऑफ थीटा 4 यानी 26.565। तो इस तरह से जो है ये 26.565। तो इस तरह से ये फाइनली हमने सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है, ग्रिड जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें सॉल्व करना है। हमने आपको कहा था कि आपको ये स्टेप्स का यूज करना है, लेकिन ये स्टेप्स के लिए आपको सबसे पहले इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना था। तो सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का पहले हमने एंगल निकाले और अब हमने सभी को रिजॉल्व कर लिए। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय इंक्लाइंड फोर्स का आपको एंगल चेक करना है कौन से साइड के साथ है। अगर इंक्लाइंड फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन रहेगा। तो यहाँ पे हमने वही चेक किया। देखो हर इंक्लाइंड फोर्स का जो एंगल है वो जो है हॉरिजॉन्टली एंगल है। देखो 2 किलोन्यूटन का एंगल हॉरिजॉन्टली है 45, तो 2 cos 45 हॉरिजॉन्टल हो गया एंड 2 sin 45 वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे भी देखो इसका एंगल भी हॉरिजॉन्टली है 36.869, तो हॉरिजॉन्टली cos 36.869 एंड वर्टिकली sin 36.869। एक साइड में cos आता है तो दूसरे साइड में sin आता है। इस तरह से हमने यहाँ पे भी रिजॉल्व किए और यहाँ पे भी रिजॉल्व कर लिए हैं। ओके, खत्म। लेकिन प्रॉब्लम में सबसे बड़ा टेंशन कहां पे आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोमेंट में। तो ये मोमेंट की स्टेप्स आप जरूर आगे चल के पूरा समझना, इसलिए हमने कहा था वीडियो को पूरा देखो, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो यहां तक हो गया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या निकालना है? तो हमने आपको स्टेप्स तो पहले ही बता दिए हैं। पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है, फिर एफ ऑफ वाई करना है, फिर आर निकालना है, थीटा निकालना है। बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। तो चलो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन। यहां पे सबसे पहले चेक करो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। तो यहां टोटल 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। ये चारों का हमें समेशन करना है और समेशन करने का रूल बिल्कुल सिंपल है। रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, राइट साइड जाने वाले प्लस, तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। ठीक है, तो हम यहां पे रूल लिख लेंगे। देखो राइट साइड जाने वाले प्लस। अब देखो यहाँ पे राइट साइड कौन कौन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल काउंट कर लो। देखो 2 cos 45 राइट साइड जा रहा है, ये प्लस आएगा। ये 2.5 cos 36.869 राइट साइड जा रहा है, ये प्लस आएगा। ये 5 cos राइट साइड जा रहा है, ये भी प्लस में आएगा। लेकिन ये 1.5 cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा। तो चलो इनको हम इक्वेशन में लिखते हैं। सो 2 cos ऑफ 45 प्लस यहाँ पे 2.5 cos ऑफ 36.869 प्लस 5 cos ऑफ 36.869 और फिर माइनस 1.5 cos ऑफ 26.565। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और अब हमें बस इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। कोई भी कैलसी में सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास 6.072 न्यूटन, न्यूटन नहीं किलो न्यूटन। तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ओके। चलो अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की तरफ जाएंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। यहाँ पे काउंट करो कितने वर्टिकल फोर्सेस है। यहाँ टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस है, ये चारों का समेशन करना है। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। देखो ये एक वर्टिकल है, ये दूसरा वर्टिकल, ये तीसरा वर्टिकल, चौथा वर्टिकल। ये ऊपर जा रहा है प्लस में आएगा, ये ऊपर जा रहा है प्लस में आएगा, ये फोर्स नीचे आ रहा है माइनस में आएगा, ये भी फोर्स नीचे आ रहा है माइनस में आएगा। तो चलो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाला लेंगे। देखो प्लस वाला पहले लो, ये जरूरी नहीं है, आप माइनस वाला भी पहले ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 sin ऑफ 45 प्लस 2.5 sin ऑफ 36.869 फिर माइनस 5 sin 36.869 और फिर लास्ट माइनस 1.5 sin ऑफ 26.565। ठीक है,
तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर में हम पुट कर लेंगे। तो ये आंसर आ चुका है -0.756 किलो न्यूटन। तो ये हमने फाइनली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बिना जो है वो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें बस क्या करना है, ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई जो हमने निकाले हैं इसको उठा के फार्मूले में पुट करना है। ये आर वाले फार्मूले में, अंडर रूट वाले में आर मिल जाएगा और यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। तो चलो ये हम पुट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जगह बननी चाहिए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। तो चलो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हम लिख लेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6.072 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी 0.756 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल टू, एक बात ध्यान में रखो, देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में से जो एफ ऑफ वाई है वो माइनस में है, लेकिन हमने यहाँ देखो लिखते समय प्लस में लिखे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर है। आपको ये पता होना चाहिए कि निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जब आपको पता है तो यहाँ पे यूज मत करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे करते हैं पता है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू जो माइनस में है ना वो माइनस के साथ पुट कर लेते हैं। फिर माइनस पुट करने की वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह नहीं दे देते हैं, फिर यहाँ पे वो प्लस के जगह माइनस कर लेते हैं और फिर इन दोनों का एडिशन करने के बजाय सब्ट्रैक्शन करके रॉन्ग आंसर निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इन दोनों के बीच में एडिशन करना है, ये बात ध्यान में रखो। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिए और अगर आपने गलती से यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस कर लिए ना तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए माइनस अगर हो तो माइनस लिखो ही मत, ठीक है। आपको हमेशा प्लस में ही लिखना है। तो अंडर रूट ऑफ 6.072 का स्क्वायर प्लस 0.756 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये हमने कैलकुलेटर में लिख लिया है और इसका आंसर आया है दैट इज 6.118 किलो न्यूटन। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें यहाँ पे ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल चुका है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है। ओके, तीन चीजें निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन, उसमें से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं और अब चलो रिजल्टेंट का अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, यानी रिजल्टेंट का एंगल कि रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। उसके लिए बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है जो हमने फाइंड आउट किए। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, देखो मॉड में है ना, अगर ये मॉड में है तो आपको माइनस यहां भी यूज नहीं करना है। वैसे भी एंगल कभी माइनस में नहीं आता है ना, एंगल हमेशा प्लस में आता है। तो मॉड में होने के वजह से एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में से कोई भी यहाँ पे आपको निगेटिव में नहीं लिखना है, आपको लिखते समय प्लस में ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखो। सो एफ ऑफ वाई यानी 0.756 एंड एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे 6.072, ये मॉड पूरा करो और यहाँ पे अब हमें थीटा मिलने वाला है। तो और कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रख के सॉल्व करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे 0.756 बाय 6.072 और ये हमने कैलकुलेटर में लिख लिया है। आंसर आया है 7 काफी ये कम एंगल आया है, 7.097 डिग्री ये एंगल यहां पे आया है। इसका मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। रिजल्टेंट 7.097 डिग्री से रिजल्टेंट इंक्लाइन है। जहां तक आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी भी आधा प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है। आप कहेंगे आधा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे बची है सिर्फ 2 स्टेप्स, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना, सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंट। चलो अब ये मोमेंट निकालते हैं। जब तक आप ये मोमेंट नहीं निकालोगे तब तक जो है आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये मोमेंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देखो मोमेंट समेशन ऑफ MO, हमेशा ध्यान में रखो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको मोमेंट बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे ही लेना है। ध्यान में रखो ओरिजिन कहां पे है ये आपको समझना चाहिए। तो ओरिजिन हमेशा ये देखो यहां पे जनरली ओरिजिन होता है, ठीक है, क्योंकि यहां से इधर होती है एक्स एक्सिस, यहां से इधर होती है वाई एक्सिस और ओरिजिन हमेशा यहां पे होता है। ओरिजिन का नाम कभी कभी O दिया होता है, कभी A दिया होता है, कभी C दिया होता है, कभी P दिया होता है। तो जो भी नाम दिया है वो आपको लेके जो है वो सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे O दिया था तो हमने मोमेंट एट पॉइंट O
हमें ये मोमेंट का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। एक बार ये मोमेंट यहाँ पे मिल गया ना, तो फिर हम यहाँ पे वो पुट कर लेंगे और फिर हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी हम इसको फिलहाल रब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें मोमेंट निकालने की स्टेप्स यहाँ पे लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ग्रिड में कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है, और अब यहाँ पे अब ध्यान दो स्पेशली, अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिए होंगे अब ध्यान दो स्पेशली, क्योंकि मोमेंट का कॉन्सेप्ट ही ये ग्रिड के प्रॉब्लम्स की असली जड़ है। ठीक है, तो चलो अब मोमेंट यहाँ पे निकालते हैं। समेशन ऑफ एम ओ हमने लिखा है, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ओ। देखो ओ पॉइंट यहाँ पे है, तो काउंट करो यहाँ टोटल कितने फोर्सेस है। तो रिजॉल्व करने के बाद यहां टोटल 8 फोर्सेस है। 8, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, टोटल हो गए 8 फोर्सेस। तो ये सभी 8 फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है, और समेशन करने का रूल देखो क्या है, हम यहां पे रूल लिखते हैं। समेशन का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको प्लस में लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको माइनस में लेंगे। देखो यही रूल से सॉल्व करना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। आप चाहे तो रफ में एक प्रॉब्लम को दो अलग अलग तरह से सॉल्व करके चेक कर लो, दोनों के थ्रू जो है वो 100% एक ही आंसर आता है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल सॉल्व करेंगे समेशन क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, समेशन ऑफ एम ओ। तो यहां पे जितने भी फोर्सेस है उनका मोमेंट का समेशन करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं 2 किलो न्यूटन। तो मोमेंट का एक रूल है, सुनो मोमेंट का रूल क्या है। मोमेंट जो पॉइंट पे आप अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। कोई भी फोर्स का वे ऑफ एक्शन अगर वो पॉइंट से जाएगा जहां पे आपने मोमेंट लिया है, तो वो फोर्स का मोमेंट जीरो हो जाएगा। देखो यहां पे 2 किलो न्यूटन की अगर बात करें, 2 किलो न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है, हमने इसका रिजोल्यूशन ये बाहर लिया है। देखो रिजोल्यूशन कहाँ लेना है ये चॉइस आपकी है। अगर आप रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लेंगे, देखो रिजोल्यूशन हमने बाहर लिया, अगर हमने रिजोल्यूशन बाहर लिया तो ये 2 cos 45 ये जा रहा है, ठीक है, और ये 2 sin 45 ये जा रहा है। देखो ये समझ लो, हाँ कौन सा फोर्स जीरो होता है नहीं होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो करना या नहीं करना ये चॉइस आपकी है, उसके लिए आपको तय करना है कि आपको रिजोल्यूशन बाहर ले लेना है कि अंदर ले लेना है। देखो अंदर ये पॉइंट पे भी रिजोल्यूशन हो सकता है, आप चाहे तो रिजोल्यूशन अंदर लो, आप चाहे तो रिजोल्यूशन बाहर लो, लेकिन चेक किया करो कि रिजोल्यूशन बाहर लेने पर कोई फोर्स जीरो हो रहा है क्या, और रिजोल्यूशन अंदर लिए तो कोई फोर्स जीरो हो रहा है क्या, ये चेक कर लिया करो। अगर कोई फोर्स जीरो होता है तो जहां पे जीरो हो रहा है आप रिजोल्यूशन वहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा फोर्सेस आप जीरो करोगे ना, आपका मोमेंट का इक्वेशन उतना शॉर्ट बनेगा, और जितना इक्वेशन शॉर्ट बनेगा कैलकुलेशन उतना इजी रहेगा, आंसर सही आएगा। इसीलिए ट्राई करो कि फोर्सेस जीरो हो जाए। तो रिजोल्यूशन आपको कहां लेके सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। देखो अभी हम आपको यहां बता रहे, देखो ये 2 किलो न्यूटन का हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए है ना, ये 2 किलो न्यूटन का टू cos 45 इधर जा रहा है और 2 sin 45 इधर जा रहा है। अब ये दोनों में से क्या कोई भी ओ पॉइंट से पास हो रहा है क्या? देखो ओ पॉइंट यहां पे है, देखो ओ पॉइंट यहां है, दोनों में से कोई भी फोर्स का वे ऑफ एक्शन ओ से जा रहा है क्या? नहीं। ये देखो ये जो 2 sin 45 है ना, ये ऐसा ऊपर है, मतलब उसका वे ऑफ एक्शन यहां से जा रहा है, ओ से जा रहा है क्या? नहीं, ठीक है। और जो 2 cos 45 है वो ऐसा जा रहा है, उसका वे ऑफ एक्शन ये है, क्या वो ओ से पास हो रहा है? नहीं, वो भी ओ से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो दोनों के दोनों फोर्सेज जो है वो सेफ रहेंगे, दोनों में से कोई भी फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए, देखो अगर हमने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए तो ये जाएगा कॉस कंपोनेंट ऐसा, और ये जाएगा साइन कंपोनेंट ऐसा। देखो ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट,
ठीक है ना, ये देखो ये कॉस वाला और ये साइन कंपोनेंट, ये जो कॉस वाला है ना वो यहां से जाएगा और ये जो साइन वाला है ना वो यहां से जाएगा। तो अगर आपने रिजोल्यूशन ये अंदर लिए ये पॉइंट पे, तो देखो कॉस और साइन में से, ये जो कॉस और साइन है इनमें से ये जो साइन वाला कंपोनेंट है ना ये ओ से पास होगा। देखो उसका वे ऑफ एक्शन ओ से जा रहा है, देखो ओ से जाएगा, ये ऐसा ऐसा ओ से जाएगा। अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो साइन कंपोनेंट ओ से जाएगा, तो साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी साइन कंपोनेंट का मोमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये है इक्वेशन में जो है सिर्फ कॉस कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट नहीं आएगा। समझ गए क्या? रिजोल्यूशन कहां लेना चॉइस आपकी है। अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो दोनों कंपोनेंट सेफ है, दोनों के दोनों इक्वेशन में आएंगे अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो। लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो दोनों में से एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, एक कंपोनेंट सेफ रहेगा, ये कॉस कंपोनेंट सेफ रहेगा क्योंकि ये ओ से पास नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन में आएगा। ठीक है, अब ये चॉइस आपकी है। रिजोल्यूशन चाहे तो आप बाहर लो, चाहे तो आप अंदर लो। हम लेंगे अंदर में, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अंदर अगर हमने रिजोल्यूशन लिए तो साइन कंपोनेंट जीरो हो रहा है, हमें जीरो करना है, तो हम 100% जो रिजोल्यूशन है वो अंदर लेंगे, सिर्फ कॉस कंपोनेंट यहां इक्वेशन में आएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो कि रिजोल्यूशन आप जहां लेंगे डिस्टेंस आपको उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करना है। अगर आपने रिजोल्यूशन बाहर लिए तो डिस्टेंस आपको ये बाहर के पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करना है, और अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो आपको जो डिस्टेंस है ये अंदर के पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करना है। समझ गए? देखो अभी हम रिजोल्यूशन अंदर कर रहे हैं ना, देखो अभी हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए तो साइन कंपोनेंट जीरो हो गया, कॉस कंपोनेंट सेफ है। तो ये कॉस कंपोनेंट ओ के रिस्पेक्ट में चेक करो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज वाले प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वाले माइनस लेना है ना। तो ये जो कॉस है ये ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो ये आएगा प्लस में। तो हम यहां पे लिख लेंगे, कॉस में कितना, 2 cos ऑफ 45, कंपोनेंट का नाम क्या है, 2 cos ऑफ 45, ये हमने लिखे। अब इनटू डिस्टेंस ये हो जाएगा 3 नहीं 30। देखो मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो डिस्टेंस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए। और हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिख लेना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, ये ध्यान में रखो। तो ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिख लिए। देखो ओ से लेके यहां तक का, ठीक है, 1 2 3 3 बॉक्स यानी 30 mm, तो हमने यहां पे लिखे इंटू 30। ठीक है, ओके। चलो हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए थे, अंदर के पॉइंट के हिसाब से हमने डिस्टेंस काउंट किए, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 किलोन्यूटन का केस खत्म हो गया, अब 2 किलोन्यूटन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमने रिजोल्यूशन अंदर लेके एक फोर्स जीरो कराए और एक फोर्स को इक्वेशन में लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स। चलो ये 5 किलोन्यूटन चेक करो। 5 किलोन्यूटन जो फोर्स है अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या है। देखो 5 किलोन्यूटन जो है वो कहां से निकल रहा है, देखो 5 किलोन्यूटन का जनरेटिंग पॉइंट ये है, यहां से बाहर निकल रहा है, देखो यहां से बाहर निकल रहा है। और हमने रिजोल्यूशन कहां लिया है, रिजोल्यूशन हमने बाहर लिया है। अब चेक करो कि रिजोल्यूशन बाहर लेंगे तो कोई फोर्स जीरो होगा क्या, या रिजोल्यूशन अंदर लेंगे तो कोई फोर्स जीरो होगा। देखो अगर हमने 5 किलोन्यूटन का रिजोल्यूशन अगर मान लो अंदर लिए, अंदर मतलब यहां पे देखो, तो ये जाएगा कॉस कंपोनेंट और ये जाएगा साइन कंपोनेंट। देखो ऐसा है ना, ये जाएगा कॉस कंपोनेंट और ये जाएगा साइन कंपोनेंट। अगर हमने रिजोल्यूशन अंदर लिए 5 किलोन्यूटन का रिजोल्यूशन अगर हमने ये पॉइंट पे लिए अंदर में, तो कॉस ये जाएगा, साइन ये जाएगा। कॉस और साइन में से कोई भी ओ से पास नहीं हो रहा है, ये कॉस वाला यहां से जा रहा है और साइन वाला यहां से जा रहा है, ओ से पास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन मान लो बाहर लिए, देखो बाहर मतलब यहां पे जहां पे आपको दिख रहा है, अगर आपने रिजोल्यूशन ये पॉइंट पे लिए बाहर में, तो ये कॉस और साइन में से ये जो कॉस कंपोनेंट है ना ये जीरो हो जाएगा। देखो ये कॉस कंपोनेंट का वे ऑफ एक्शन ओ से है, देखो ओ से पास हो रहा है, ये कॉस कंपोनेंट जो है वो ओ से पास हो रहा है। मतलब जो है रिजोल्यूशन बाहर लिए तो कॉस कंपोनेंट ओ से पास हो रहा है, मतलब इसका मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो। मतलब ये कॉस कंपोनेंट मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। जो साइन कंपोनेंट है वो सेफ है, बस ये इक्वेशन में आएगा। बस इसको चेक करो कि वो ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो साइन कंपोनेंट है 5 साइन वाला, ये ऐसा क्लॉकवाइज है तो ये आएगा प्लस में, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस में। ठीक है, समझ में आया। हमने रिजोल्यूशन इस बार अंदर नहीं लिए, हमने रिजोल्यूशन इस बार बाहर लिए। हम रिजोल्यूशन 100% यहां बाहर लेंगे, अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने चेक किया अंदर लिए तो कोई भी फोर्स जीरो नहीं हो रहा है।
बाहर लिए तो एक फोर्स जीरो हो रहा है, जबकि इसके पहले के फोर्स में क्या था, इसके पहले के फोर्स में रिजोल्यूशन बाहर लिए तो कोई जीरो नहीं हो रहा था, अंदर लिए तो जीरो हो रहा था, तो हमने अंदर लिए थे, इस बार हमने रिजोल्यूशन बाहर लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, ये ऐसा ही सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, जो हमने तरह से बता रहे वही लेके सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका रिजोल्यूशन बाहर लेके ही हमें सॉल्व करना है तो बाहर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर सेम ही जाएगा। आप चाहे तो सबका रेजोल्यूशन बाहर लो, या आप चाहे तो सबका रेजोल्यूशन अंदर लो, या आप चाहे तो दो फोर्सेस का रेजोल्यूशन अंदर लो, दो का बाहर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट की इक्वेशन सब में अलग अलग आएंगी, लेकिन फाइनल आंसर एक ही आएगा। जो फाइनल आंसर आएगा ना, इक्वेशन अलग अलग आएंगी, लेकिन जो फाइनल जो आंसर आएगा मोमेंट का, वो सबका एक ही आएगा। आप चाहे तो रफ में अलग अलग वे से ट्राई करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% करेक्ट आंसर आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5 साइन ये क्लॉकवाइज हमने चेक कर लिया है, प्लस 5 साइन ऑफ 36.869 इनटू डिस्टेंस। देखो वर्टिकल फोर्स है, हमने कहा था वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ से लेके वहां तक का 1 2 3 4 5 बॉक्स यानी 50 mm, तो हम लिख लेंगे इनटू 50, ठीक है। 5 किलो न्यूटन का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फोर्स है 2.5, तो 2.5 किलो न्यूटन ऑलरेडी ये बाहर में है और इसका रिजोल्यूशन ऑलरेडी बाहर में है, इसका अंदर कोई रोल नहीं है, मतलब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रिजोल्यूशन बाहर ही कंसीडर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चेक करो क्या उसके दोनों कंपोनेंट में से क्या कोई जीरो हो रहा है, नहीं, दोनों में से कोई भी फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ये 2.5 कॉस कंपोनेंट यहां से जा रहा है, देखो उसका वे ऑफ एक्शन यहां से जा रहा है, वो ओ से पास नहीं हो रहा है, और साइन कंपोनेंट ये जा रहा है यहां से, वो भी ओ से पास नहीं हो रहा है। दोनों के दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे, रिजोल्यूशन का जो डिस्टेंस है वो हम वही पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले 2.5 कॉस जो है वो ऐसे राइट साइड जा रहा है, मतलब वो ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो हम यहां पे लिख लेंगे प्लस में 2.5 कॉस ऑफ 36.869 इनटू डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस के लिए फोर्स चेक करो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो ये 2.5 कॉस जो है ऐसा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये फोर्स कहां से जा रहा है जरा आप चेक करो, तो ये जो फोर्स है उसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है, देखो यहां से जा रहा है, देखो ये ऐसा जा रहा है, देखो है ना, ये ऐसा जा रहा है, देखो उसका वे ऑफ एक्शन ये जा रहा है, ये जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या है 1 बॉक्स यानी 10 mm, ये इतना बस, ठीक है ना, इतना 10 mm, तो हम यहां पे लिख लेंगे 10 mm यानी इंटू 10 हो गया, 2.5 कॉस हो गया। अब 2.5 साइन की बारी, तो 2.5 साइन ये वाला फोर्स जो ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ये ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हम लेंगे माइनस में 2.5 साइन ऑफ 36.869 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू 50 ये हो जाएगा, इंटू 50, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ होना चाहिए, तो यहां से यहां तक ये हो गया 50। तो फाइनली 2.5 की स्टोरी खत्म हो गई, समझ में आया। अब बस एक ही फोर्स बचा है, वो कौन सा है, वो है 1.5 कॉस। चलो देखते हैं 1.5 कॉस और साइन में से क्या कोई फोर्स रिजोल्यूशन अंदर लिए तो जीरो होगा या रिजोल्यूशन बाहर लेंगे तो जीरो होगा। अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर लिए, देखो 1.5 का रिजोल्यूशन अगर आपने ये अंदर लिए ये पॉइंट पे, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट, इधर जाएगा साइन वाला कंपोनेंट। अगर आपने रिजोल्यूशन अंदर लिए ये पॉइंट पे, तो दोनों में से कोई भी फोर्स ओ से पास नहीं हो रहा है, दोनों फोर्सेस सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपने रिजोल्यूशन ये अंदर, अगर आपने रिजोल्यूशन ये बाहर लिए, तो ये देखो जो कॉस कंपोनेंट है वो आप देख सकते हैं ये ओ से पास हो रहा है, इसका मतलब ये है ये कॉस कंपोनेंट जीरो हो गया, ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। साइन कंपोनेंट सेफ रहेगा, ये इक्वेशन में आएगा। 1.5 साइन ओ के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, इंटू 10, तो हम यहां पे लिख लेंगे 1.5 साइन, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 1.5 साइन ऑफ 26.565 इंटू डिस्टेंस 10 हमने लिख लिया है। और अब बस इसको ये पूरा इक्वेशन कैलकुलेटर में इसको पुट करो, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। और कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं 2-3 बार चेक करना, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आया है 144.133, इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन mm।
तो ये हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये है मोमेंट क्या है, मोमेंट क्लॉकवाइज है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, इसका मतलब ये है। तो फाइनली हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है। प्रॉब्लम पूरा हुआ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम पूरा करने के लिए जो मोमेंट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंट जो हमने इक्वेशन बनाया है, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हमने मोमेंट यहां अप्लाई करते समय ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेस है वो जीरो किए। यहां पे एक फोर्स जीरो किया, यहाँ पे एक फोर्स जीरो किया और यहाँ पे एक फोर्स जीरो किया। टोटल 8 फोर्सेस थे, 8 में से 3 फोर्सेस को हमने जीरो किए और 5 जो फोर्सेस है वो सेफ रखे। तो देखो मोमेंट की इक्वेशन में 5 टर्म्स आई है। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप सभी के सभी 8 फोर्सेस को सेफ रख के भी इक्वेशन बना सकते हैं, तो भी वही आंसर आता है। चॉइस आपकी है, जैसा हमने कहा था आपको। ठीक है, तो ये फाइनली हमने मोमेंट तो निकाल लिए, लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो चलो अब हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, तो हम यहां पे लिख लेंगे टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, और इसके बाद हम वाई इंटरसेप्ट भी निकालेंगे। तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और इसके बाद में यहां पे वाई इंटरसेप्ट। तो एक मिनट, तो ये हम यहां पे वाई इंटरसेप्ट, तो चलो यहां पे फार्मूला लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलो यहां पे वैल्यूज लिखते हैं। मोमेंट का वैल्यू है 144.133 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो हमने निकाले थे वो था माइनस में 0.756 इंटू एक्स। ठीक है, देखो एफ ऑफ वाई का वैल्यू हमने माइनस में निकाले थे और यहाँ पे 144.133, ठीक है 133, और इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स था 6.072 इंटू वाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते जो हमने आंसर लिखे वो सही है क्या। जहां तक बिल्कुल, ये देखिए एफ ऑफ वाई का आंसर यहाँ पे माइनस में था तो हमने ये माइनस में लिखे, एफ ऑफ एक्स का आंसर प्लस में था तो प्लस में लिखे। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको एक्स मिल जाएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा, और यहाँ से हमें वाई मिल जाएगा, ये आंसर प्लस में आएगा। और इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। 144.133 डिवाइडेड बाय 144.133 डिवाइडेड बाय 0.756, तो ये पहला आंसर आ चुका है 190.652 mm, ये mm में रहेगा। और y निकालते हैं, ये y आएगा 6.072, तो ये आ चुका है यहाँ पे 23, ये प्लस में आएगा 23.737 mm। mm में शो करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में दिया था ग्रिड वो mm के फॉर्म में दिया था, तो ये हमने mm में ही लिख लेना है। तो ये हमने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकाल लिए। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखते हैं पूरे एक सिंगल बोर्ड में ये पूरा सॉल्यूशन आता है कि नहीं। तो ये देखिए सिंगल बोर्ड में पूरा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और यही फाइनल आंसर है और ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉब्लम, पूरा सॉल्यूशन, हर एक स्टेप आपको समझ में आई होंगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट किए, देन इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, देन हमने एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट किए, देन हमने आर और थीटा फाइंड आउट किए, देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने मोमेंट फाइंड आउट किए और उसी का यूज करके हमने एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था ग्रिड प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।